नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। उसके क्वेश्चंस देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मतलब कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रवर्तन के लिए रिट कौन जारी करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। संसद करती है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, या राष्ट्रपति करता है, या निर्वाचन आयोग करता है? ये हमसे बच्चों पूछा जा रहा है। देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। हमारा जो सीधा दिमाग चलता है कहाँ पे चलता है? पार्लियामेंट की तरफ चलता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, लेकिन हमारा किसकी तरफ चलता है? संसद की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है बच्चों 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है बच्चों? 26 जनवरी 1950 को होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, निर्वाचन आयोग, इसकी जो स्थापना होती है इसकी बात भी याद रखना आप, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 25 जनवरी को वोटिंग डे भी मनाया जाता है, वोटिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये रहा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा आंसर हो गया। इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति अभी हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब संसद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, संसद के बारे में बात करते हैं। आइए, पार्लियामेंट, इसके दो सदन हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, संसद के दो सदन होते हैं। एक को उच्च सदन बोलते हैं, एक को निम्न सदन बोलते हैं। एक को उच्च सदन और इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सदन। उच्च सदन को अपर हाउस भी बोलते हैं, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस। इसका अन्य नाम भी है राज्यसभा, इसका अन्य नाम भी है लोकसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। बॉयज क्लियर है ना सभी बच्चे? बता दीजिएगा। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अब देखो जो रिट हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इधर आइए, जैसे यहाँ पे बोला गया है रिटों के बारे में। कौन कौन सी रिट हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए मैंने, आइए, जैसे हार्बिस कॉर्पस, ये क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे बिना वजह गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश, जैसे कि किसी व्यक्ति को बिना वजह के गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कोर्ट में जब जाओगे तो कोर्ट में जो जज बैठे हों वो ये बोलेंगे आपको कि आप जल्दी से जल्दी जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है पहले या तो कारण बताओ या कोर्ट में पेश करो। ये दोनों आपको जो पुलिस ने अरेस्ट किया उससे सीधा की सीधा आदेश दे दिया जाता है कि आप तो कारण बताइए क्यों अरेस्ट किया गया, और जल्दी से उसे जो गिरफ्तारी करने के बाद कोर्ट में जल्दी से उसे क्या करना होता है? पेश करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे जेल में ही डाल के रखते हैं, 24 आवर्स में उसे कहाँ रखना, वो मतलब जज के सामने पेश करना होता है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, मैंडेमस क्या होता है? कोई अफसर आपके हक का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, उसे सर्टिफिकेट देना। जैसे कि आप किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने गए, आप कोई भी कार्य करवाने गए, तो अगर वो अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है या रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा है तो उसकी शिकायत हम आगे भी कर सकते हैं। ऐसे आसान भाषा में समझिए इसको। प्रोविजन, इसका मतलब क्या? अदालत अपने हक से ज़्यादा, मतलब कि अदालत निचली अदालत है और अपने हक से ज़्यादा फैसला सुना देती है, तो ये भी नहीं कर सकती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि कोई जिला सेशन कोर्ट है, जिला सेशन कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला सुना दिया जो कि हाई कोर्ट के लेवल का था, तो वो थोड़ा सा रुकावट पैदा करता है, उस पर क्या है? प्रतिबंध है एक तरीके से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, सर्टियोरी, ऊपरी अदालत निचली अदालत को गलत फैसले, जैसे कि अगर किसी निचली अदालत ने कोई गलत फैसला सुना दिया है तो उसकी अपील या उसकी सुनवाई जो ऊपरी अदालत है वो उसके द्वारा की जा सकती है। इसको आसान भाषा में समझ रहे हैं। क्यो वारंटो क्या है? कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा हो और गलत तरीके से बैठ गया, मतलब कि कोई व्यक्ति गलती से या गलत तरीके से सरकारी पद पर बैठा है और उसका गलत उपयोग करता है तो वो भी एक तरीके से प्रतिबंध है। तो ये सारे अधिकार जो है रिटन पे रिट लगाई जा सकती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आए हैं नए जो इंक्लूड किए हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इन क्वेश्चंस के क्या आ जाएंगे, आंसर्स निकलने लग जाएंगे। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के 3 पार्ट है, जैसे कि 3 है, जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने परसेंटेज पे है बच्चों, 78% पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं तो O2 यानी कि ऑक्सीजन की बात करते तो यह है 21%, तो ऐसे मिला के 99% हो जाता है, और 1% के समथिंग है अदर गैसेज। तो यही हमसे पूछा जा रहा था पृथ्वी के बारे में, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसकी बात तो ये हो जाती है। अब अगला जब हमसे पूछा जाता है तो ये मैंने आगे देखते हैं क्या है, दोनों श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ये बात भी सही है भाई, श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ठीक है। और पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, ये भी सही है, दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं। अब आगे कथन पढ़ते हैं, दोनों कथन सत्य हैं, ये बात भी सही है, दोनों कथन सत्य हैं, ये सही है। कथन एक सत्य है, ये गलत, ये तो ऑटोमेटिक गलती हो जाता है। तो हमारे अब 50% संभावना हो चुकी है, हम आंसर सही करेंगे। पहले जो थी हमारी 20% थी, अब ये दोनों हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो अपने पास अभी संभावना कितनी है सही होने की, पूरी की पूरी 50% सही होने की है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कथन दोनों सत्य, ये बात तो सही। कथन 2 जो ये वाला जो कथन है, एक की व्याख्या कर रहा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा भैया। कैसे नहीं कर रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 21% ऑक्सीजन होना या नहीं होना जरूरी है, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दूसरी बात, कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता, ये व्याख्या करता था, ये गलत बोल रहा था, ये नहीं करता, ये सही बोल रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई बात सही है कि कथन 2 जो है एक की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, यही तो पूछ रहा है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रधानमंत्री का सही कालानुक्रम है, हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री बने उनका कालानुक्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री बनते हैं, भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं, वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी सी बात समझ में, ठीक है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कौन आते हैं बच्चों, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर आते हैं, गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनका नाम क्या होता है बच्चों, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। इसके बाद कौन चुना जाता है, शास्त्री जी होते हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे नंबर के कौन होते हैं बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फिर से जो चुने जाते हैं, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। अब चलते हैं थर्ड नंबर, इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात भी अपने को यहां से बच्चों क्या रखनी है, याद रखनी है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट होते हैं, दूसरे कौन होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, और थर्ड नंबर पे कौन होते हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है। अभी ऑप्शन पे आगे देखते हैं क्या क्या और दे रखा है। पहले नंबर पे अपन को पता लगा, पहला नंबर जो हमें पता लगा है उसी के बारे में बात करते हैं। क्या नंबर है सर, ये 1 नंबर, ठीक है। इनके बाद कौन होते हैं, नाम इसमें दे नहीं रखा है, इसमें क्या है बच्चों, नाम नहीं दे रखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इनके बाद मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दे रखे। अगर हमने लाल बहादुर शास्त्री को हटा दिया तो उनके बाद कौन बनी थी, इंदिरा गांधी जी बनी थी, 2 नंबर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं सेकंड और फर्स्ट किस में दे रखा है। देखो ये ऑप्शन हट जाता है और ये ऑप्शन हट जाता है, तो अपने पास अभी 2 गाड़ियाँ हैं, ये ए और सी। अब सेकंड और फर्स्ट ये रहो, ये तो ऑटोमेटिक ही अब यहाँ से हट गए बच्चों। तो हमारा आंसर 2 अगर आपको पता है उसी से आ जाएगा। थर्ड नंबर पे कौन है, मोरारजी देसाई, यानी कि इंदिरा गांधी के बाद किससे चुना जाता है, मोरारजी देसाई, फिर कौन चुने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, इंदिरा गांधी के बाद कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई,
ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उसके बाद चौधरी चरण सिंह होते, फिर एक लंबी चलती चली जाती है, और अभी जो भारत के प्रधानमंत्री है प्रेजेंट में वो हैं नरेंद्र मोदी। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा की कार्रवाई में किस भाषा को शामिल किया गया? लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही होती है, वैसे ऑफिशियली लैंग्वेज जो हम देखते हैं वो तो है हिंदी एंड इंग्लिश बच्चों। कौन सी है? हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा भी लैंग्वेज है, वो कौन कौन सी? हाल ही की बात करें तो कोंकणी भी है, संथाली भी है और कश्मीरी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आंसर अपना हो जाएगा। मध्यकालीन शहर विजयनगर को अब किस नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन एक शहर है जिसका नाम है विजयनगर, और विजयनगर को अभी किस नाम से जाना जाता है? ये कर्नाटक में है, जिसे हम्पी के नाम से जानते हैं, विजयनगर। विजयनगर की जो स्थापना करता है बच्चों वो कौन होते हैं? संगम राजवंश से होते हैं, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाई होते हैं जो इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इनकी जो कैपिटल थी वो थी हम्पी। तो अब आपका आंसर तो यहाँ से मिल गया कि सर क्या आंसर होगा? बोला हम्पी हो जाएगा। ठीक है, जो ये किस नदी के किनारे था? अगर रिवर आपसे पूछ ली जाए तो बच्चों कौन सी रिवर है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमसे जो पूछा गया बच्चों हम्पी के बारे में पूछा गया, ठीक है। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो विजयनगर साम्राज्य और साउथ इंडिया में ये मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है बच्चों? ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में ये मौजूद है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश है? अगर टाइम लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की है। मौर्य वंश की किसने स्थापना की थी? तो एक एक करके हम इन मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं। मौर्य राजवंश। देखो एक कहावत है बड़ी गजब की, मैं आपको बताऊंगा तो बोलेंगे लोग पता नहीं इस चीज़ को सही कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, मौर्य राजवंश। ठीक है जी, मौर्य राजवंश की जिस व्यक्ति ने स्थापना की उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बेटे का नाम क्या होता है बच्चों? बिंदुसार। इनके बेटे का नाम क्या होता है? अशोक, सम्राट अशोक। और इनके ना ऐसा कहा जाता है इतिहास के अनुसार, इनका जो दस्तावेजों के अकॉर्डिंग जो हमें मिलता है वो 9 राजवंश मतलब कि 9 राजा मिलते हैं। जो 9वें राजा जो रहे वो बृहद्रथ रहे। इनके बाद इस जो वंश रहा इसका पतन हो गया, बृहद्रथ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और लास्ट एंड फाइनल कौन होते हैं? बृहद्रथ। ये 9th नंबर के होते हैं, ये 1st नंबर के होते हैं। ठीक है, बीच में कई सारे जा चुके हैं। मैं अब इसके माध्यम से ये आपको बताना चाह रहा हूँ बृहद्रथ। ठीक है, इसको हरा दिया जाता है तो इस राजवंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ये ही अपने आप में बहुत प्रतापी राजा रहे बच्चों। ये सारे के सारे कैसे रहे? ये बहुत प्रतापी राजा रहे। इनके टाइम के एक व्यक्ति रहे चाणक्य। चाणक्य ने अपनी सूझबूझ के कारण सिकंदर को भारत में एंटर नहीं होने दिया। सिकंदर को, जैसे हम अलेक्जेंडर बोलते हैं, सिकंदर को भारत में नहीं आने दिया, भारत में नहीं आने दिया। तो मतलब भारत में घुसा नहीं तो भारत जीता ही नहीं उसने। वो जो व्यक्ति गेट में घुसा ही नहीं है, भारत में घुसा नहीं तो भारत जीता कैसे? और हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। मतलब साइंस लेवल तो भारतीयों का गया। बात समझ में आ रही है? तो साइंस लेवल तो भारतीयों गया कि इस बात से समझ नहीं आता जो व्यक्ति कभी भारत देश में आया ही नहीं, हमने उसको जीता हुआ घोषित कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये चाणक्य की बुक से हमें पता लगता है कि भाई लोग ये नहीं आया था, लेकिन कहावत में कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, तो ये गलत कहावत है, सिकंदर को भारत में नहीं आने दिया। आगे देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो फेवरेट बेटा था वो था सुसीम। जिसको राजा जो बनाने चाहते थे बिंदुसार, वो कौन थे? सुसीम को बनाना चाहते थे, लेकिन बना कौन? अशोक। अशोक के टाइम का एक युद्ध फेमस है, कलिंग।
तो कहते हैं इनका हृदय परिवर्तन होता है, इन्होंने नरसंहार करना बंद कर दिया था। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे प्राचीन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब एक और चलते हैं, आगे है गुप्ता। गुप्त राजवंश की जिसने स्थापना की वो कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्ता राजवंश की जो स्थापना करते हैं बच्चों कौन होते हैं? श्रीगुप्त होते हैं। ये बात इनके बारे में बस इतनी सी याद रखनी। एक है कुषाण वंश, कुषाण वंश की करते हैं कैवेंडिश। ठीक है, हाइडेविस करके कुछ नाम है इनका, कैवेंडिश। लेकिन जो वास्तविक शासक रहे वो रहे कनिष्क। वास्तविक शासक कौन है? कनिष्क। वास्तविक शासक कौन है बच्चों? कनिष्क। ठीक है, और एक और इसमें दे रखे हैं, और कौन है? कर्ण। इनके हैं जो कौन है? कनु के, ये हैं वासुदेव। इनके वंश के जो संस्थापक रहे वो कौन है? वासुदेव। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आंसर हमारा मौर्य डायनेस्टी हो जाएगा। पुस्तक दी प्रोवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी 1871 में। किसके द्वारा लिखी गई थी? 1871 में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण रखने का साधन नहीं है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया कौन सी चीज़ है जो कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण रखने का साधन नहीं है? सभा का विघटन करना, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। ठीक है जी। एक है रेजोल्यूशंस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न करना, और नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आपके सामने जब पॉलिटी अपन पढ़ा रहे होते हैं तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चों। तो फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आगे चलें, आइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखो, भारत देश में जो नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्कों की जब हम बात करते हैं बच्चों तो 107 है। पहले 106 थे, अभी नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क की जो संख्या है बालकों वो है 107। सर्वाधिक जो मतलब हाईएस्ट नेशनल पार्क जो है, हाईएस्ट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हाईएस्ट नेशनल पार्क हैं एमपी में। हाईएस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चों? एमपी में है। और ओल्डेस्ट जो नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट है, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था बच्चों, हेली नेशनल पार्क। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है छोटी सी। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे बच्चों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रधनुष किस प्रक्रिया के कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के अपोजिट बनता है, सूर्य के अपोजिट बनता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो किसके कारण बनता है? अपवर्तन और विक्षेपण के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? अपवर्तन और विक्षेपण के कारण बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से डेल्टा तक की यात्रा कहाँ से होकर करती है या कहाँ से गुजरती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र ये चेमा युंगडुंग से निकलती है। एक जगह का नाम है चेमा युंगडुंग। ठीक है, ये वहां से निकलती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? चेमा युंगडुंग से जो निकल रही है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। भारत में जो प्रवेश करती है सियांग दिहांग दर्रे से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से ये करती है। सियांग एंड दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा से ये प्रवेश करती है। अगर राज्य की बात की जाए, ये तो रहा पास, यानी दर्रे का मतलब क्या है? पास से। पासेज होते हैं उनसे ये कहाँ से प्रवेश ये करती है। दूसरी बात है कि किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ये वहीं पे ये चीज़ें स्थित हैं। किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ होकर निकलती है? तिब्बत, चीन, म्यांमार। तिब्बत, चीन से तो निकलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? म्यांमार। तो ये बात अपन से यहाँ पे पूछी गई है। गिरती कहाँ पे? ये निकलती चेमा युंगडुंग से। और गिरती कहाँ पे ये बच्चों? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में,
बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बात आप लोग बच्चों यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तिब्बत, चीन और म्यांमार। सापेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है बच्चों? परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। अब ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, इसको सोच समझ के आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। थार जो रेगिस्तान है राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, यानी भारत के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी में स्थित है। कौन? थार का रेगिस्तान। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला है ये। विश्व में जितने भी डिजर्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? डेंसिटी है। यह है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई। ये तो पुष्टि नहीं करता है, ये बात तो सही है। ये दोनों बातें क्या है? पहली बात तो अपन इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इनको पढ़ते हैं। कथन एक सत्य है, गलत। कथन एक असत्य, गलत। ये ऑप्शन फिर से हटा दिए मैंने। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ट्रेंड में, तो ये पूरे हट चुके हैं। पहले आपके 25% संभावना थी क्वेश्चन सही होने की, अभी 50 पे पहुंच चुके हैं। दोनों कथन सत्य हैं, ये भी बात सही है, और दोनों कथन सत्य हैं, ये भी सही है। कथन 2 एक की व्याख्या करता है। कथन जो 2 है, यानी कि सबसे बड़ा एक व्याख्या कर रहा है। कहीं लिखा हुआ है कि रेगिस्तान, जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है भारत का सबसे बड़ा, कहीं लिखा हुआ है कि नहीं? ऐसा मानने से काम नहीं चलेगा, ये बताना होगा साफ साफ। ठीक है, तो ये गलत। अब दोनों कथन सत्य, सही बात है। कथन नंबर 2 एक की व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, व्याख्या तो कर ही नहीं रहा। तो ऐसे अपन को सोच समझ कर आंसर करना है। ठीक है जी। अमोनिया का गुण है, ये पूछा गया है कि हमसे अमोनिया का क्या गुण है? वो जल में घुलनशील है? नहीं, गलत है, वो घुलनशील होती है, घुलनशील होती है भैया। ठीक है, पहला तो ये होता है। ये सोइलेबल होती है, यह एक गंधहीन है, ये गंध होती है। इसमें क्या होती है? गंध होती है। दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, यह पीले रंग का गैस है, ये भी गलत है, ये रंगहीन है, कलरलेस है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसका जलीय घोल लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है, ये बिल्कुल सही बात है इसकी। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा था? अमोनिया का एक गुण है, ये 3 गुण नहीं है। गुण कौन सा है? मात्र डी है। इसको ढंग से देख लीजिए। इसका जलीय घोल लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से। ठीक है, कलरलेस भी है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं क्या? चलिए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति की जीविका का वास्तविक मानक किसके द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है? जैसे हम लोग या आप लोग, कोई व्यक्ति कमा रहा है या जॉब लग जाएगी, तो उसका आकलन करने के लिए किस तरीके से आकलन करना हमें आसान होगा वो देखते हैं। सकल राष्ट्रीय आय से नहीं, नेशनल की आय से नहीं लगाया जा सकता, कुल राष्ट्रीय आय से नहीं, ग्रॉस से भी नहीं पता लगाया जा सकता है, नेशनल इनकम से भी नहीं। ठीक है, जब डिवाइड करने की वो बात अलग है। पर कैपिटल इनकम से, प्रति व्यक्ति आय से यह पता लगाया जा सकता है कि भारत में एक प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है। ठीक है, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय ये नहीं, इससे कोई काम नहीं चलेगा। जो पर चलेगा पर कैपिटल इनकम से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्लोरोफॉर्म के बारे में सत्य है? क्लोरोफॉर्म के बारे में सत्य है, ये देखते हैं। ये तरल ईंधन है? नहीं भैया, क्लोरोफॉर्म तरल ईंधन नहीं है। प्रकृति में निश्चेतक है, ये सही है। प्रकृति में क्या होता है? निश्चेतक होता है। फॉस्जीन बनाता है, बिल्कुल सही बात है भैया। अग्निशामक यंत्र नहीं, ये कोई मतलब नहीं रहता। तो आंसर हमारे बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, उनको सोच समझ कर आंसर करेंगे तो स्टेटमेंट ढंग से पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर वहीं अवेलेबल है। अगर ढंग से आप उन्हें एनालिसिस करके तरीके से चीज़ों को देखते हैं। बंदरगाह के बारे में बात करेंगे कि किस राज्य में भटकल जो बंदरगाह है वो वहाँ पे है? कर्नाटक में बच्चों। कहाँ पर है? कर्नाटक में। एलिपी जो बंदरगाह है वो कहाँ पे? केरल में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। काकीनाडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और तोतीकोरन कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये जो ज़्यादा ये पेयर कहाँ पे मिल रहा है? देखो, ए वाला पेयर 3 में है, ए 3 कहाँ पे है? 1 में ही है। ये लो, सी आंसर हो जाएगा। किसी में और में है ही नहीं। अगर आपको एक चीज़ भी ढंग से पता होती तो आंसर आप आराम से कर लेते बच्चों। एक चीज़ भी आपको पता होती ना तो बहुत तरीके से आप आंसर कर पाते। चलिए आगे चलते हैं। जीरो फथलेमिया इज डिफिशियंसी डिजीज कोज बाय।
शुष्का चिपाक बीमारी किसकी कमी कारण होती है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में और विटामिन डी के बारे में, ठीक है ना। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा लोहे के दाग को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग जो किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल किया जाता है बच्चों। कौन सा किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल किया जाता है। अब फिर से कथन आता है, और इसको अब के बार कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि मैंने पहले इसको कई बार समझा भी चुका हूँ। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, बिल्कुल सही बात है, हमने हाल ही में अभी डिस्कस किया था। इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं क्या? नहीं चुने जाते, ठीक है। लोकसभा के डायरेक्ट चुने जाते हैं। लोकसभा के यानी कि लोअर हाउस के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक ही कथन सही है, दोनों कथन वाला तो यह ऑटोमेटिक कट हो गया। कथन एक सत्य, कथन दो असत्य, सही बात है भैया, पहले ही मिल गया, ये उल्टा था इसका, ठीक है जी। आओ, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कब स्थापना होती है? 1935 में स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर को कोलकाता से मुंबई कब ले जाया जाता है? तो मुंबई ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो 1937 में किया जाता है। आरबीआई भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से ये देखो कथन, ये दोनों सॉरी ये तो सत्य है ना, सत्य के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों ही कथन क्या है बच्चों? सत्य हैं। तो ऑप्शन फिर से ये एलिमिनेट मैंने कर दिया है, फिर से ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया। आप ढंग से अगर देख पाएंगे तो चीज़ें आसान यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है जी। आओ, तो अभी क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आरबीआई भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। दोनों कथन सत्य हैं, सही बात है। कथन एक दो की व्याख्या करता है कि नहीं करता? दोनों कथन सत्य है। कथन दो एक की व्याख्या करता है कि बिल्कुल सही है, मतलब नहीं करता है। ये एक नंबर का आंसर है अपना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है बच्चों। कहाँ पे स्वागत किया है, मतलब उद्घाटन किया है, ये नई दिल्ली में किया है। हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित किसने लॉन्च किया है? ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताओ कि इसने किसने संचालित किया बच्चों? तो ये मलेशिया ने किया बच्चों। किसने किया है? मलेशिया ने। राइट बैंक का जो किया है, किस देश ने किया है? ये मलेशिया ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को कहाँ लॉन्च किया? तो गुजरात में किया है। कहाँ पे किया है? गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च किया है। हाल ही में ईगा रिगिनियन किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं लिथुआनिया की। कहाँ की चुनी गई है? लिथुआनिया की। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे कि दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।